जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा, दिल्ली दरबार की सियासी हलचल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक अपने पद से इस्तीफा। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का सड़क से संसद तक जोरदार प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातें और महाविकास आघाड़ी से शिवसेना यूबीटी की खटपट। और इस सब के बीच चंद्रबाबू नायडू बिहार में वोटर लिस्ट वाले मुद्दे पर अपनी ही सरकार से खफा। क्या दिल्ली दरबार में पर्दे के पीछे पक रही है कोई बड़ी सियासी खिचड़ी? आखिर क्यों अब तक भाजपा नहीं तय कर पाई अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम? इन्हीं कड़क मुद्दों पर पेश है जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा और विपक्ष समेत सियासी गलियारों में मचा संग्राम। कारण स्वास्थ्य खराब। मगर पर्दे के पीछे असल कारण क्या होगा, ये पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा कोई और नहीं बता सकता। खैर, इधर धनखड़ का इस्तीफा और अगले ही दिन लोकसभा सदन के बाहर विपक्षी सांसदों या फिर यूं कहें कि इंडिया गठबंधन का बिहार के वोटर लिस्ट वाले मुद्दे पर हंगामेदार प्रदर्शन और बंद कमरों में एक ही सवाल, क्या केंद्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय राजनीतिक इतिहास में जब जब गठबंधन की सरकारें बनी तब तब अंदरूनी स्तर पर खींचतान देखने को मिली। फिर चाहे 77 की जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की खींचतान हो, जिससे वो सरकारी चली गई, या 1998 में जयललिता के अटल सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद एक वोट से सदन में अटल सरकार की हार हो। देश ने ये सब उठापटकें लंबे वक्त तक देखी। खैर, आज की बात करें तो केंद्र में पूर्ण बहुमत से अपने 2 कार्यकाल पूरे करने वाली मोदी सरकार आखिर 2024 में तब एनडीए सरकार में तब्दील हो गई जब भाजपा 240 पर रुक गई और नीतीश कुमार एवं चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बन गए। अब सरकार के कुल सांसदों की संख्या 293 है, जिनमें 28 सांसद नायडू व नीतीश कुमार के हाथ के नीचे है। यानी इन दोनों ही नेताओं की सरकार गठन में वो भूमिका है कि एक कदम पीछे और सरकार बहुमत से नीचे। लोकसभा चुनाव 2024 के समय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक बयान दिया था कि भाजपा अब बड़ी हो गई है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बयान पर सीधे तौर पर तो कुछ खास बार पलटवार देखने को नहीं मिले, मगर माना जाता है कि अंदरूनी तौर पर संघ इस कदर आहत हुआ कि भाजपा को इसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ गया और ये भाजपा को इस कदर भारी पड़ा कि पहली बार मतगणना में बनारस से खुद प्रधानमंत्री मोदी तक पीछे हो गए थे। खैर, फिलहाल भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और ये सरकार नीतीश एवं नायडू के कंधों पर टिकी हुई है। नायडू ने हाल ही में बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट वाले मुद्दे पर सरकार के विरुद्ध रुख अपनाकर सत्ता के लिए असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है। इस सब के बीच बार बार विपक्ष के कई नेता जब ये दावा करते हैं कि मोदी जी की सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी, तो पर्दे के सामने भले भाजपा निश्चिंत दिखाई दे, मगर अंदरूनी तौर पर भाजपा भी इस पर विचार विमर्श जरूर करती है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। बीते दिनों कई अखबारों की सुर्खियों में यह मुद्दा छाया रहा कि आरएसएस अब 75 पार वाले फॉर्मूले के तहत जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी के बजाय किसी और को देखना चाहती है, जिसके लिए नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ का नाम सुर्खियों में आता रहा। याद हो तो ये वही 75 पार का फॉर्मूला है जिसके तहत सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, शांता कुमार समेत कई बड़े बड़े दिग्गज मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिए गए थे। आने वाले 17 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री मोदी इसी 75 पार वाली श्रेणी में प्रवेश करने वाले हैं। तो इसे लेकर विपक्ष भी बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि क्या 75 पार वाले फॉर्मूले पर कईयों को घर बैठा देने वाले नरेंद्र मोदी खुद इसका अनुसरण करेंगे? हालांकि भाजपा के कई नेता इन बातों को सीधे नकार चुके हैं, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर इशारा माना गया, जहां वे भरे मंच से ये कह रहे थे कि 75 के बाद नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर संघ ये चाहता भी है तो क्या ये इतना आसान है? और इस सब के बीच आखिर भाजपा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर क्यों डोरे डालने में जुटी हुई है?
इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो ये बात तथ्य है कि चाहे कितनी भी एकजुटता क्यों ना हो, गठबंधन की सरकार गठबंधन की ही रहती है और भाजपा खुद इसे भली भांति समझती है, क्योंकि सहयोगियों के अभाव और नाराजगी के चलते ही अटल जी को 2 बार प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया था। पर्दे पर चाहे रोजमर्रा की खबरें चलती रहे, मगर दिल्ली के सियासी गलियारों में ये चर्चे भी हैं कि भाजपा नीतीश और नायडू पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करने की ओर जुट गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की करारी हार के बाद से उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक और जहां राज ठाकरे के साथ मराठी विवाद पर अपने स्टैंड पर कायम खड़ी दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस व शरद पवार की एनसीपी ने इससे दूरी बना ली है। असल में उद्धव ठाकरे ने भले कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन हिंदुत्व से लेकर सावरकर तक कई मुद्दे ऐसे हैं जहां कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना में कभी कोई समझौता नहीं हुआ और न हो सकता है। मगर केंद्र में भाजपा की मजबूत सरकार और राज्य में राजनीतिक दबाव इस कदर हावी रहा कि भाजपा ने शिवसेना को कभी मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। उद्धव से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर कमान देवेंद्र फडणवीस के पास है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भाजपा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को साथ आने का न्योता दे क्यों रही है, और वो भी तब जब पहले से शिंदे की शिवसेना गठबंधन का हिस्सा है, जिसके पास 57 विधायक और 7 लोकसभा सांसद मौजूद हैं। जवाब है केंद्र में बहुमत का आंकड़ा। असल में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भले विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर सिमट गई हो, मगर लोकसभा में उनके सांसदों की संख्या 9 है। ऐसे में अगर शिवसेना यूबीटी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनती है, तो भाजपा को 9 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन प्राप्त हो जाएगा और सरकार के सांसदों की संख्या 293 से बढ़कर 302 पर पहुंच जाएगी। और इस परिस्थिति में केंद्र सरकार की नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे मोदी सरकार के साथ आ जाते हैं तो नीतीश और नायडू के बिना भी सरकार के सांसदों की संख्या 274 पहुंच जाएगी। और इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत कई छोटे दलों के ऐसे सांसद मौजूद हैं जिनकी बीते दिनों भाजपा से नजदीकियां बढ़ती देखी गई है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों उद्धव ठाकरे को साथ आने का न्योता दिया, जिसके बाद पहले उद्धव और फिर उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने भी फडणवीस से मुलाकात की। हालांकि शिवसेना ने इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा तो लिया और संजय राउत की भाजपा से मुखरता भी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। 2024 से पहले कुछ ऐसी ही मुखरता नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा में भी दिखाई दे रही थी, जब ललन सिंह ने सीधे अमित शाह से ही पंगा ले लिया था और भरी संसद में जदयू के ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर खूब वार पलटवार भी की। लेकिन बाद में नीतीश कुमार की पलटी ने खेल इस कदर बदल दिया कि आज वही ललन सिंह केंद्र में मंत्री भी हैं और मोदी सरकार का जमकर समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसे देखते हुए इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ कहीं दोबारा न चले जाएं। ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे केवल केंद्र सरकार का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें विधानसभा में भी अपनी खोई हुई साख भी वापस मिल सकती है। हालांकि इस परिस्थिति में एकनाथ शिंदे का क्या रुख और भूमिका होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। कुछ ऐसा ही किस्सा बिहार में भी हुआ था, जब अपनी ही पार्टी से चिराग पासवान को अलग थलग होना पड़ गया था, क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस के समर्थन में एलजेपी के 4 सांसद आ गए थे और चिराग को अपनी ही पार्टी और सिंबल से हाथ धोना पड़ा। हालांकि बाद में चिराग की एनडीए में वापसी के साथ ही एलजेपी रामविलास की चुनावी वापसी भी हो गई और वही पशुपति पारस शून्य पर सिमट गए। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और विपक्ष में वार पलटवार और सरकार पर गठबंधन के सहयोगियों का दबाव बार बार झलकता है। ऐसे में भाजपा भी ये चाहेगी ही कि सरकार के अंक गणित में इजाफा हो, ताकि नीतीश और नायडू पर निर्भरता खत्म की जा सके। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे हो, नीतीश कुमार हो या हाल ही में इंडिया गठबंधन से अलग होने वाले अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस भी ये भली भांति जानती है कि सरकार में ना होते हुए गठबंधन को एकजुट रखना सबसे चुनौतीपूर्ण है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस भले 54 से बढ़कर 99 पर पहुंच गई हो, मगर कांग्रेस भी ये जानती है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन 3 राज्यों से लोकसभा की 66 सीटें आती है, जिनमें 2024 में कांग्रेस को कुल 66 में से मात्र 2 पर जीत मिली थी। तो कांग्रेस भी ये जानती है कि इन 66 सीटों में से जीत वाली सीटों का आंकड़ा
जब तक नहीं बढ़ता और कांग्रेस के कुल सांसदों का आंकड़ा 120 के पार नहीं पहुंचता, तब तक सहयोगियों के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी केंद्र में सरकार बना पाना कठिन है। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस का ध्यान संगठन सृजन पर है और पार्टी की कोशिश है कि 2029 आते आते हिंदी पट्टी के राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत बना सके। गठबंधन के साथियों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कम से कम निर्भरता चाहते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, एचडी देवेगौड़ा, चिराग पासवान की एलजेपी समेत तमाम नेता और दल ऐसे हैं जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही साथ गठबंधन में या समर्थन कर चुके हैं। हालांकि ये हमेशा कहा जाता है कि सत्ताधीशों की तानाशाही से बचने का इलाज गठबंधन ही है, लेकिन यही गठबंधन दबाव की राजनीति का भी दूसरा पर्याय बनते आए हैं। दूसरी ओर सितंबर में 75 पार की श्रेणी में प्रवेश करने पर क्या मोदी भी नए नेतृत्व को आगे करेंगे? फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर साफ है कि संघ इशारों में कई बार इसकी पैरवी कर चुका है। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव अब तक नहीं हो सका है, जिसे लेकर भी कई राजनीतिक पंडित ये कहते दिख रहे हैं कि संघ बनाम भाजपा में आपसी खींचतान चरम पर है। असल में मोदी शाह की जोड़ी अपने किसी विश्वस्त को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है, जबकि संघ पुराने सिद्धांतों पर चलते हुए एक ऐसा पार्टी अध्यक्ष चाहता है जिसका दबदबा सरकार और प्रमुखों से ऊपर हो। कुछ महीनों पहले तक तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए संजय जोशी का नाम भी खूब उछला, मगर फिलहाल वो सभी खबरें ठंडी है। कयास कई नामों के लगाए जा रहे हैं, मगर इतना जरूर तय है कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर संघ की पसंद से बना तो फैसले मानने वाला नहीं बल्कि फैसले करने वाला अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में यह जरूर तय है कि दिल्ली के सियासी गलियारों में कुछ न कुछ उठापटक निरंतर देखने को मिलती रहेगी। विपक्ष का यह दावा करना कि सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और भाजपा द्वारा उद्धव ठाकरे को अपने पाले में लाने की कोशिश ये साफ इशारा करती है कि भाजपा बनाम कांग्रेस की ये राजनीतिक रस्साखींच 5 साल तक जारी रहेगी। ऐसे में बिहार समेत आगे आने वाले विधानसभा चुनाव राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खैर, राजनीति और रणनीतियों पर हमारे विश्लेषण लगातार जारी रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।